Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट थीम है, उसको समझने की कोशिश कर सकें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे इज 15th of June। ये है आज के टॉपिक जिस पर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो फर्स्ट इज फाइनेंस कमीशन रोड मैप ड्यूरिंग द पेंडेमिक। नेपाल न्यू मैप, जो नई पॉलिटिकल मैप नेपाल ने पास किया अमेंडमेंट के थ्रू, उसके बारे में डिस्कशन होगी। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग एंड इंडियाज रैंक 3rd इन द कोविड-19 रैंक। काफ़ी खफा परफॉर्मेंस हो रही है इंडिया की, अब बेस्ट यूएस और ब्राज़ील के बाद ही हमारा नंबर है। सो देखेंगे इसमें आके डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। एंड कोविड-19 एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। एंड देयर वुड बी एमसीक्यूज क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। तो कल बेसिकली जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द गुड स्टफ मटेरियल इन आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके एग्जाम के प्रिपरेशन में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टॉपिक इज द फाइनेंस कमीशन रोड मैप ड्यूरिंग द पेंडेमिक। आपको इससे रिलेटेड जो आज के जो आर्टिकल है वो द इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी, जहाँ पे टाइटल है सेंटर दैट गिव्स मोर स्पेसेस। ईशान बख्शी ने इसको लिखा है। काफ़ी इन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच बताया है किस तरह से फिनेंस कमीशन का क्या रोड मैप होना चाहिए। एंड इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनालिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसकी जो नीड है वो ये एडिटोरियल ये आर्टिकल करती है। सो कोविड-19 के पेंडेमिक ने बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस और फिजिकल जो स्ट्रेस है वो लाया है, बोथ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों लेवल पे जो स्ट्रेस है वो है। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो कम्प्लीटली डेफिसिट पे चल रही है। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन फॉल्टी लाइन्स, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट हेल्दी इन टर्म्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। और जो 15th फिनेंस कमीशन है जो डिसाइड करती है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस को लेकर के, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 4 months, ठीक है। अब से आने वाले 4 महीने में वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सो समवेयर क्लोज टू नवंबर के आसपास वो अपना रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, राइट। और फिनेंस कमीशन के बारे में बता दूं कि आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। जो एफसी है, जो हमारे फिनेंस कमीशन है, उस पर भी कई लोगों को लगता है कि बहुत इजी है ये टॉपिक, बट यूपीएससी इस पर भी आप पे 2 स्टेटमेंट, इसके पावर पे, इसके कुछ स्पेशल जो प्रिविलेजेस हैं उस पर भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है। तो आप एक बार जो अपनी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें फिनेंस कमीशन पर पूरा एक चैप्टर है, उसको आप ज़रूर पढ़ लें, राइट। एंड द कमीशन वुड रिपोर्ट द क्रिटिकल 2 थिंग्स। जो कमीशन अभी रिपोर्ट पब्लिश करेगी, जो रिपोर्ट देगी वो आने वाले 4 महीने के आसपास में, उसमें सबसे पहली चीज़ें जो उनको ध्यान रखने वाली होगी, जो क्रिटिकल होगी सभी के लिए, पहला कि एक जो इंडिया के जो फिजिकल आर्किटेक्चर है उसको रीशेप करने की कोशिश की गई है इस 15th फिनेंस कमीशन में। एंड द सेकेंड वुड बी जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है उसको कैसे रीसेट किया जाए। एंड व्हाट वुड बी द अटेम्प्ट टू रिकवर द कोविड-19 शॉक्स। जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो सारे सेक्टर्स में गिरावट देखी गई है। अगर मैं आपको छोटे बताऊं तो जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप बात करो जीडीपी का, जीडीपी में, तो ये 30% कंट्रीब्यूट करती है इंडियाज़ के जीडीपी को, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों की गिरावट हुई है, और भी बहुत सारे सेक्टर, कोर सेक्टर्स है, वहाँ पे भी गिरावट हुई है। तो देखना होगा जो हमारा फिनेंस कमीशन है, 15th फिनेंस कमीशन है, वो किस तरह से डिवोल्यूशन करती है टैक्सेस की और कितना पोस्ट रिकवरी करती है पेंडेमिक के बाद। ना बात करें फिजिकल कंसिडरेशन की, तो यहाँ पे बेसिकली जो FRMBM है, जो फिजिकल रिस्पांस बजटरी मैनेजमेंट एक्ट था, उसमें बेसिकली उन्होंने एनविसाज किया कि जो डाउन जनरल गवर्नमेंट है वहाँ पे जो डेट है वो 60% ऑफ जीडीपी हो सकती है बाय 2022। और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है दैट में बी वेल ओवर 80% दिस ईयर। और इस साल कोविड के बाद चीज़ें जो हैं वो 80% के आसपास क्रॉस कर सकती हैं ना। तो होना क्या चाहिए, जो फिजिकल कंसिडरेशन रोड मैप है दैट विल हैव टू बी रिवर्क्ड, उसको पे काम करने की ज़रूरत है एज पर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। आपको पता होगा जो फिनेंस कमीशन है वो हर बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस देती है, जिसको बेसिकली TOR कहते हैं, राइट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसके थ्रू सारी चीज़ें की जाती है।
जैसे पिछले बार उन्होंने डिवोल्यूशन को 41% के आसपास किया था, राइट। उसके बाद जो फॉरेस्ट कवर्स है जहाँ पे उनको स्पेशल और पैसे देने की बात की गई थी। तो ये सारी जो इनकी रिकमेंडेशंस होती है, बेसिकली रिकमेंडेशन को यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं, राइट। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द रिकमेंडेशन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और जो फिनांस कमीशन है दैट विल ले आउट द न्यू पाथ टू बी फॉलोड बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो CSR है, उसको कैसे बूस्ट किया जाए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टेंशन है GSTs को, कलेक्शंस को लेकर के, GSTs के जो एरियर्स हैं उसको लेकर के। तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिपोर्ट फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ एक निर्णायक कदम हो, एक पॉजिटिव कदम हो, राइट। Now talking about the issues of the state borrowing, basically जो सेंटर है उन्होंने अभी स्टेट जैसे बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट्स क्यों है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो स्टेट की जो रेवेन्यू है वो उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन सारी चीज़ों का है, जैसे लिकर है, राइट, ट्रांसपोर्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं, टैक्सेस हैं। तो ये सारी चीज़ों की कंट्रीब्यूशन स्टेट रेवेन्यूज़ को आती है यहाँ से। बात करें जब कोविड हुई तो यहाँ पे स्टेट के पास जो फंड्स थे वो नील हो गए, काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गए। तो यहाँ पे जो GDP से जो खर्च ये निकालते हैं, स्टेट की जो अपनी GDP होती है, उसमें बताया गया कि आप 3% से इंक्रीज करके 5% तक कहीं ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। एंड दिस वुड ऑल्सो इशूज़ द जो GST के जो कंपनसेशन सेस है उसके बारे में भी बात की गई। और जो GST पेंडिंग है, मैंने आपके पहले एडिटोरियल बेसिकली जो हमने न्यूज़ एनालिसिस किया था सैटरडे को और फ्राइडे को, उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो GST के जो कंपनसेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट के पास फंड नहीं है अपने आगे काम चलाने के लिए। तो GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो अगली बार खुद मिलेंगे फिर से जुलाई में। अभी मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं हुई है। सो अगेन दे विल मीट इन जुलाई एंड दे विल डिसाइड कि सेंटर किस तरह से इफेक्टिव एक्शंस लेती है, और जो कंपनसेशन अमाउंट्स है जो लॉस हुई हैं स्टेट्स को, वो जल्दी से जल्दी उनको वापस किया जाए ताकि वो पूरी तरह से रिवाइव कर पाएँ। बिकॉज इंडिया में सारे स्टेट्स एक जैसे नहीं है। अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ की या फिर आप एक तरफ बात करें तेलंगाना की, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, बहुत डेवलप है, दिस इज़ अगेन बहुत पुअर स्टेट है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो स्टेट में डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। तो वो फुलफिल करने के लिए जो GST की सेस होगी वो एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा जहाँ पे स्टेट अपने रेवेन्यूज़ को ठीक कर पाएंगी। ना कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं कि सेंटर इज स्ट्रगलिंग टू फुलफिल दिस प्रोमिसेस ऑफ एश्योरिंग द GST रेवेन्यू। ये GST रेवेन्यू या GST एरियर्स या GST के जो बकाए हैं वो पेड करने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को, राइट। एंड GST रेवेन्यू अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द स्टेट इनकम, जो मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ स्टार्टिंग में से ही, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर कंट्रीब्यूट करता है स्टेट के रेवेन्यूज़ को, राइट, स्टेट के इनकम को। एंड नेक्स्ट कमिट्स द ट्रू टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स। तो ये जो 15 फिनांस कमीशन की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगी, जो TOR आएगी, वो डिसाइड करेगी कि डिवोल्यूशन को कितना बढ़ाना है या कम करना है। एंड ओवर द पास्ट डिकेड ये देखा गया है देयर हैज़ बीन सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द सेंटर स्पेंडिंग ऑन द आइटम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द कंकरेंट लिस्ट। जो भी स्टेट लिस्ट में जो लॉज हैं या फिर जो कंकरेंट लिस्ट में लॉ हैं, कंकरेंट लिस्ट में जो लॉ होते हैं इसमें सेंटर के पास भी पावर होती है और स्टेट के पास भी पावर होती है लॉ बनाने की, राइट। तो इन दोनों में स्पेंडिंग पहले से काफ़ी बढ़ी है। ना वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड वुड बी द फिजिकल स्ट्रेस। जिस तरह से फिजिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है तो लेवल गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि एक रियलिस्टिक असेसमेंट करे, वो एक असेसमेंट इस तरह से बनाया जाए कि जो कंट्री की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके तरफ ध्यान दिया जाए, उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाए सो दैट वी कैन ओवरकम इट। And the preparation of the medium-term roadmap would be careful in calibration with the framework that governs the center-state relation, right? To make it very possible कि जो हमारे CSR का जो रिलेशन है, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, वो अच्छे से काम कर सके। एंड एट द क्रिटिकल जंक्शन, जो अभी जिस तरह से एक जंक्चर पे चीज़ें फंसी हुई है, तो जो फिनांस कमीशन है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कंट्रोल हो जाती है, ताकि डिसाइड करने में कि जो कोविड के बाद जो फिनांसेस है वो एक तरह से रीसेट होगी फिनांस कमीशन के लिए, एंड इट वुड बैलेंस कि हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। एक रोड मैप के साथ प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी फिनांस कमीशन के द्वारा। ना बात करें हिंदू से कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेपाल न्यू मैप। आपको ये न्यूज़ कल के न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, संडे के न्यूज़पेपर में भी। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ रिपोर्टेड है, तो उसी को दोनों में को क्लब करके मैंने बनाया है। दिस कटिंग इज फ्रॉम द संडे न्यूज़पेपर, राइट। नेपाल पासेस अमेंडमेंट टू द न्यू मैप।
बेसिकली नेपाल के पार्लियामेंट में ने नई अमेंडमेंट बिल पास की है। वहाँ पे जो बिल पास की है वो मैप को पास लेकर के की गई है और जो टेरिटरीज़ हैं इंडिया के उसको उनके मैप में इंक्लूड किया गया है, राइट। तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई है इसको लेकर के, इंडिया वैसे काफ़ी नाखुश है। तो जो नेपाल की पार्लियामेंट है, जो लोअर हाउस है, बेसिकली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को किया है रिड्रू फॉर द पॉलिटिकल मैप। और जो बिल का मेन पर्पस है टू इंक्लूड द स्ट्रैटेजिक बॉर्डरिंग एरिया, जो टेरिटरी है, आप लोगों को अभी तक नाम याद हो गया होगा। फर्स्ट इज काला पानी, दूसरा है लीपू लेक और दूसरा है लिम्पियाधुरा, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है जो कि हमारे उत्तराखंड वाले रीजन पे आते हैं। मैं आगे आपको मैप में बताऊंगा, जो हमारे उत्तराखंड के जो रीजन है उस पर ये आती है। एंड जो लोअर हाउस ऑफ नेपाल पार्लियामेंट है उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि वोट करते हैं और जो सेकेंड अमेंडमेंट बिल है उसको उन्होंने पारित किया है, पास किया है, राइट। सो फ्रॉम नेपाल इट हैज़ बीन पास्ड बट इंडिया इज ऑफ द अपोजिशन ऑफ इट। आगे बताऊंगा उसके बारे में क्या क्या अपोजिशन की गई है। एंड द बिल गारंटी द लीगल स्टेटस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री दैट इंक्लूड इंडियन टेरिटरी इन द उत्तराखंड, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया उत्तराखंड के रीजन्स को इंक्लूड की गई है, राइट। नाउ अगर इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करें तो हम लोगों की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है जो इन सारी चीज़ों को डील करती है, MEA, उन्होंने कहा है कि हमने आपके लेजिस्लेटिव प्रोसेस को नोट किया है एंड वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन टेकन। और जो आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट की जा रही है इट्स नॉट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट इवेंट्स एंड इट इज़ इवन नॉट टेनेबल, राइट। And it is also the violation of the correct understanding of the whole talks between the outstanding bordering issues। तो कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, बट अगर ये डिसीजन ली जाती है तो दिस वुड बी जो ऑलरेडी ली जा चुकी है वुड बी द कंप्लीट वायलेशन ऑफ इट, राइट। एंड जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच में दैट क्लेम्स टू बी द ईस्ट ऑफ काली रिवर के आसपास में जो रीजन है, जो बॉर्डर रीजन्स है, मेन डिस्प्यूट वहाँ है। और काठमांडू बेसिकली नेपाल ने इन सारे चीज़ों को, जो लिम्पियाधुरा है जो हायर हिमालय रेंज में है, जो ट्रायंगुलर शेप की जो लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और जो काला पानी है, वहाँ को उस रीजन को अपने में इंक्लूड किया है। इंडिया ने इन सारे चीज़ों को अपोज किया है एंड फर्दर नेपाल की जो चीज़ें हैं इसको कैंसिल करने के लिए कहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ अनदर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ द मैप एक्चुअल विच यू कैन सी, दिस इज नेपाल, दिस इज कैलाश, माउंट कैलाश, दिस इज प्रंकना प्लेन्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द रीजन ऑफ काला पानी, राइट। और लीपू लेक आप यहाँ पे है अगर इस मैप में देखना चाहें तो दिस इज़ द बेसिकली काला पानी रीजन। ये उत्तराखंड जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ द उत्तराखंड, ठीक है। दारचूला यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है। सो दिस अगेन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप वर्क। तो मैप से इस बार सवाल आएंगे, LOC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो उत्तराखंड का जो रीजन है लीपू लेक और बेसिकली काला पानी का, इसको आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक सवाल आपका ज़रूर आएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस में एनालिटिकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, राइट। ना मूविंग अहेड, मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग, ये आपको आज के हिंदू के न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज इस तरह के कोई भी स्पीसीज़ अगर रिपोर्ट की जाती है खास करके द हिंदू न्यूज़पेपर में तो वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो जो मालाबार की ग्लिडिंग फ्रॉग है जिसको कहते हैं रैकोफोरस मैलेबिक्यूस, ये स्पॉट की गई थी ऑर्चर्ड में, पुलाड, केरला में। बेसिकली एक रियर एम्फीवियन है जो कि फ्लाई कर सकती है 10 to 15 मीटर के डिस्टेंस को, राइट। इसको स्पॉट किया था बेसिकली जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जितेश कृष्ण, पंजलम में रहते हैं, NS ऐसा कॉलेज है बेसिकली वहाँ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसको स्पॉट किया। एंड द न्यूली स्पॉटेड ग्रीन फ्रॉग हैज़ द स्लेंडर बॉडी, मैं आपको आगे इमेज दिखाऊंगा, वेब्ड फ्लीट एंड यूजुअली बॉडी इज पोजिशनड वेरी वेल, और कैमोफ्लाज करती है वो एयर के साथ, बेसिकली जो ग्रीनरीज है उसके साथ कैमोफ्लाज भी कर लेती है, राइट। एंड द फ्रॉग इज एंडेमिक टू द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अगर आपसे पूछा जाए इसका लोकेशन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो आप बताएंगे कि वेस्टर्न घाट इज अ रीजन वेयर दिस इज फाउंड। एंड फ्रॉग गॉट द बॉडी लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट मोजी फॉक्स, राइट। और ये बेसिकली अगर बताऊं जो फैमिलीज है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, रैकोफोरिडिया इज अ फैमिली ऑफ द फ्रॉग स्पीसीज दैट हैव बीन शोन इन द ट्रॉपिकल रीजन इन द एशियन अफ्रीका। ऐसा नहीं सिर्फ एशिया में पाई जाती है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। और इट इज़ कॉमनली नोन एज बुश फॉग और मॉश फॉग। ये कॉमन नेम आप ज़रूर याद रखें
क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट कॉमन नेम से भी सवाल पूछते हैं, ना कि मालाबार आपको नाम देंगे, क्योंकि मालाबार बोलते ही आप रीजन लोकेट कर लोगे एग्जामिनेशन में, और जो भी हिंट क्वेश्चन होंगे उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। तो कई बार जो भी ऐसे प्लेस जो इसकी रीजन को सिग्निफाई करती है तो यूपीएससी वो नाम अवॉइड करती है। तो ये जो कॉमन नेम है इसको आप जरूर ध्यान रखिए, बुश फ्रॉग एंड मॉश फ्रॉग, राइट। एंड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्बोरियल आर आल्सो कॉल्ड टी फ्रॉग्स एंड रिप्रोडक्टिव ट्रीज। नाउ आपको मैं इसका इमेज दिखाता हूँ। सी दिस इज द इमेज, दिस इज, ये अभी तो बेसिकली अपने कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। जब ये इलोंगेटेड फेज में होगा, जब ये पूरे अपने एक्शंस में होगा, तो इसकी स्ट्रेच काफ़ी बड़ी हो जाती है, राइट। और जो ये फ्रॉग है, दिस इज फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। और जब प्रेडेटर लाइक स्नेक अप्रोच करते हैं टू दिस फ्रॉग विद द लिम्ब, दे वेम्ड द फीट इन द पप एंड डाउन इन द ट्रीज कैनोपी, और उसके साथ वो कैमोफ्लेज करके छुप जाते हैं, राइट। एंड दिस इज द ओनली ग्लाइड स्मूथ लाइक पैराचूए अराउंड द 10 मीटर्स इन द एयर। तो इसकी जो जंपिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, 10 to 15 मीटर के आसपास है, राइट। नाउ आगे बढ़ेंगे। इंडिया की जो रैंकिंग है कोविड-19 में वो 3rd हो चुकी है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस न्यूज़ दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ इंडिया, और आप सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये काफ़ी टफ टाइम है कि हमें सब लोगों को प्रोटेक्शन लेनी है। डिस्पाइट ऑल द प्रोटेक्शन, डिस्पाइट ऑल द करेक्टिव मेजर्स, जो नंबर्स हैं बेसिकली इन्फेक्शंस की, वो कम नहीं हो रही है। सो दिस इज़ द टाइम दैट एवरी वन ऑफ अस हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, राइट। तो हिंदू में आपको इस तरह के ये आर्टिकल आज के डेट में मिल जाएगी। और जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन है वो इंडिया में इंक्रीज़ होके 3,32,077 हो चुकी है। अब जब मैं इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये नंबर और इंक्रीज़ हो गए होंगे, राइट। और जो डेथ है दैट इज़ 9,521। जो रिकवरी रेट है दैट इज़ क्लोज टू 51। थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिकली एक पॉजिटिव नोट है कि हमारी रिकवरी रेट थोड़ी सी ठीक है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, राइट। बट दिस इज अगेन वी हैव टू टेक ऑल मोर करेक्टिव एक्शन। जो ICMR है उनके मुताबिक जो सैटरडे को सैंपल आए थे, बेसिकली संडे को अगर बात करें, तो 1,51,432 आए थे, जिसमें कि इतने सैंपल्स को टेस्ट किए जा चुके हैं और इतने टेस्ट नेगेटिव आए। नाउ द महाराष्ट्र लेड, बेसिकली अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे अभी तक जो न्यू केसेस थे उस टाइम पे 3,990, और जो डेथ है वो 120 हो चुके हैं। और दिल्ली और महाराष्ट्र ये दो ऐसे शहर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे 2,244 केसेस और 56 डेथ है। ये दो स्टेट सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर को कैटर करते हैं पूरे इंडिया में। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे और मोस्ट पॉपुलस स्टेट होने की वजह से भी इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली जो है ना डेंसिटी वाइज ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। जो डेंसिटी टू पॉपुलेशन रेशियो काफ़ी हाई है, इस वजह से इन्फेक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है इन दोनों स्टेट्स में। एंड कंट्री हैज़ बीन एडिंग 11,000 प्लस केसेस डेली और ओवर 300 डेथ हो रही है, जो न्यू माइलस्टोन सेट किया गया है महाराष्ट्र और दिल्ली में। इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एंड इंडियाज़ रैंक 3rd है। ब्राज़ील और USA के बाद जो नंबर है वो हमारी है। पहले हमारी जो रैंकिंग थी वो कहीं 10th पोजीशन में हुआ करती थी। नाउ यू कैन सी विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज टू, मतलब बेसिकली 12 से 14 दिनों में ही वी हैव रीच टू द 3rd पोजीशन, राइट। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी सीरियस एंड अ ग्रेव सिचुएशन फॉर कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम अपने आप में पूरी तरह से ध्वस्त है। कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है हमारे पास, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है, वायरल इन्फेक्शन किस तरह से होती है। सो बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ पे आगे करना। और अगर टेस्ट की बात करें तो बेसिकली इंडिया की जो इन्फेक्शन है इन टर्म्स ऑफ केसेस पर मिलियन वो थोड़ी कम है। ICMR की जो डेटा है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और इंडिया हैज़ कंडक्टेड फ्यू टेस्ट पर मिलियन 3,000 के आसपास देन अदर कंट्रीज़, जहाँ पे जो टेस्ट है वो और ज़्यादा किए जा रहे हैं। एंड द कंपेयरिंग टेस्टिंग रेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड द UK, वहाँ पे दिस इज़ द टेस्ट रेट, राइट। तो यू कैन सी हमारे यहाँ टेस्टिंग और कंट्रीज़ की अपेक्षा थोड़ी कम है। नो दिस इज़ द ट्रेंड विच यू कैन सी, एक ग्राफ है जो कि मैंने आपको न्यू केसेस यहाँ पे बता दिए हैं। आप देख सकते हो उस ग्राफ में महाराष्ट्र अगेन पीक, तमिलनाडु इज टेकिंग इट्स पीक, दिल्ली, गुजरात में थोड़ा सा कर फ्लैटनिंग दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में अगेन इट वाज इंक्रीज, नाउ इट इज डेटोरेटिंग, बिहार में भी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ठीक है। बट बात करें आंध्र प्रदेश की, नाउ हियर इज टेकिंग द पीक। मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक है, कर्नाटका इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल, एंड केरला में आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है वो पूरी तरह से यू शेप कर्व्ड बना है। यू शेप कर्व का मतलब कि पूरी तरह से गिरावट यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो ये आप बोल सकते हो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में काउंट हो सकते हैं। नंबर्स भले आपको आसाम में कम दिखेंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाइज
सबसे ज़्यादा कम केरला में हुए हैं, राइट। नाउ आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की गई है, किस तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको स्टार्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ऑफिस खुल गई हैं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये आर्टिकल आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को लेकर के बात की गई है कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और फिर से रिवाइव किया जा सकता है अपने पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर के। तो क्या कैन कोविड बी स्प्रेड थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर इसकी बात की जाए, लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या ट्रैवल करने से फैलेगी, तो इसका आंसर तो थोड़ा टफ है अभी साइंटिफिकली बताना। बट एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुई थी MIT में, जिसको बोलते हैं मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको जो QR रैंकिंग है, अभी जो मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाया था, उसमें ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में काउंट होती है। तो उनके रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि न्यूयॉर्क सिटी की जो सबवेज हैं, जो वहाँ पे मेट्रोज है, बेसिकली हमारे यहाँ मेट्रोज को मेट्रोज कहते हैं, मेट्रो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज में उनको सबवे का नाम दिया जाता है। तो जो वहाँ पे सबवे, जो वहाँ मेट्रोज हैं, वो एपिडेमिक, वो सीड की है वहाँ पे खुलने के बाद में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। बट रिसर्च ने कोई कंक्लूड, एक कॉजेसिव नहीं बताया कि क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसको कंट्रोल किया गया तो ये चीज़ें रुक सकती है। स्टिल इज अंडर ऑब्जर्वेशन एंड नाउ वी नीड टू कंसिडर कि किस तरह से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली द मेट्रो रेल, जो हमारे यहाँ पे मेट्रो ट्रांसपोर्ट है। मैं यहाँ पे रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो मैं रेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेट्रो ट्रांसपोर्ट, रैपिड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है इंटरसिटी, उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। ना जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 बात करें तो अभी भी लोगों में फियर है, कम्यूटर फियर्स टू ट्रैवल काफ़ी लंबे डिस्टेंस। जैसे दिल्ली की सिटी की बात करूँ तो राइडरशिप वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है, एक बस में वो 20 लोगों को अलाउ किया है। और जो हमारी DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दिया है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के और सैनिटाइजिंग के ऑप्शंस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बट गवर्नमेंट अभी इसमें बहुत ही कॉशियसली डील कर रही है, क्योंकि नंबर्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मेट्रो खोल दी गई सिटीज़ में तो और ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे, राइट। एंड इफ द इन्फेक्शन इज एसिम्टोमेटिक, पर्सन डिपेंड द वायरल पार्टिकल्स सरफेसेस एंड अदर, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो कोई भी कहीं पे टच कर रहा है तो उन सारी चीज़ों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। और जितना मैन पावर चाहिए होगा इन सारी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत टफ होगा। कई बार ऐसे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन थी कि मेट्रो की गेट्स को खोल करके बेसिकली ट्रैवल किया जाए, ताकि ये जो एयर कंडीशन है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें फिजिबल नहीं है। आपके अगर कोई सुझाव हैं किस तरह से आगे ये बढ़ना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि व्हाट वुड बी द वे जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया जा सकता है, राइट। सो ट्राई टू इंगेज ऑन द यूट्यूब। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सजेशन ये है कि जो सेफ्टी है वो उसको एम्प्लॉय किया जाए, एक फ्रीक्वेंट ट्रैवल, एंड टू एंड ट्रेन सर्विसेज को बाद में साफ़ की जाए, हैंड ग्रिप लोगों को दिया जाए, ठीक है। और बात ये भी की गई है कि जिस तरह से जो वाइप डिस्पोजेबल होती है वो लोगों को दी जाए, अगर वो एक कोच से दूसरे कोच में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने हाथ को साफ़ कर सकें। AC सिस्टम को अगेन हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत है जहाँ पे फ्रेश एयर आ सके, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इतनी सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि क्या हम उसको अभी रोक के रख सकते हैं। बट रोकने से दो चीज़ें हैं, एक तो जो एंटिटी है उसको लॉस हो रही है, और दूसरी जो पब्लिक है उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, राइट। दिस वॉज द कंप्लीट न्यूज़। मैं आपको ये बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड अ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे आप हर दिन को आपको एक सवाल मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। 6 PM तक आप भेज सकते हैं, आपको उसके रिव्यू दी जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं, राइट। तो पार्टिसिपेट करें, एक डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको हेल्प होगी, राइट। ना बढ़ते हैं अपने कल सैटरडे के सवाल की तरफ। तो मैंने आपसे पूछा था, जो पहला सवाल है उसका आंसर है ए, कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं वाज द फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसएग्रीमेंट ट्रीटीज बैंडिंग द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ द कंट्रीज। और जो BWC वाज एंटर इनटू द 26 March 1957 एंड इंडिया साइंड द BTWC in some year of reservation 1973 and ratified the treaty on the year and later in 1974. तो ये करेक्ट आंसर है ए। Now the second statement, that is statement, उसका जो करेक्ट आंसर है that is C। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। विदेश्वरा जो टेम्पल है that is a narrative of Lord Shiva, शिवा कैलाश, शिवा एज अ त्रिपुट एंड शिवा एज अ नटराज। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, that is बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड एट तंजावुर, जो कि बेसिकली जिसको डेवलप किया गया था राजा चोला के द्वारा, राइट, राजेंद्र चोला के जो संत। सो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि कोई भी और इससे रिलेटेड सवाल है तो उसको आप हैंडल कर पाएँ।
Now coming to the MCQs question. So the first is related to the current affair. Consider the following statement regarding to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It intend to provide year-long guarantee wage employment to the rural unskilled labor and government of India bear full cost of the unskilled labor. तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, बी, सी या फिर डी? आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पार्टिसिपेट करें. The second question is from the static with reference to the article 21A. Consider the following statement. आप सभी को पता होगा इसका आंसर, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर बताएं. ये आपको पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की जो बुक है वहाँ पे मिल जाएगी. इट वॉज इंसर्टेड 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था. और इट प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 12. तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी. Whatever you feel is the correct answer, do let us know in the comments down below. So this was the question for the day, and we have started, basically we have launched Apti Plus mock test series. तो यहाँ पे 25 टेस्ट हैं टोटल, 13 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, 12 करेंट अफेयर के टेस्ट हैं. इसको आप अवेल कर सकते हैं और जो टाइम है अक्टूबर में एग्जाम है 4th अक्टूबर के लिए, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. एंड सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ.